नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी संसद में राणा सांगा पर मचे सियासी संग्राम की, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी की, देखेंगे केजरीवाल पर दिल्ली पुलिस के बड़े एक्शन को, नीतीश कुमार पर बीजेपी के दांव को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुए ममता बनर्जी के विरोध को। और इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। एकनाथ शिंदे पर पैरोडी का मामला, मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे कुणाल कामरा की अग्रिम जमानत की मांग। कांग्रेस सांसद और कवि इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने गुजरात पुलिस को लगाई फटकार, कहा कविता में हिंसा का संदेश नहीं, रद्द की एफआईआर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर कसा तंज, कहा बीजेपी के दोनों इंजन आपस में लड़े, बीजेपी की एकता और नीतियों पर भी उठाए सवाल। बिहार चुनाव को लेकर एक्शन मोड में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 7 अप्रैल को पटना का दौरा करेंगे, सियासी हलचल हुई तेज। नहीं थम रहा औरंगजेब की कब्र को लेकर उठा विवाद, शिंदे गुट ने की कब्र को राष्ट्रीय स्मारकों की सूची से हटाने की मांग, मोदी सरकार को लिखा पत्र। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। राणा सांगा विवाद पर सड़क से संसद तक बवाल देखने को मिल रहा है। राज्यसभा में इसको लेकर आज भी जबरदस्त हंगामा हुआ। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने कहा बीजेपी को इतिहास की सही जानकारी नहीं है, जिस पर विवाद और ज्यादा बढ़ गया। तो राणा सांगा विवाद पर खड़गे ने दिखाया बीजेपी को कैसे आईना, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सड़क से संसद तक इस मुद्दे पर जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। संसद में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। राज्यसभा में भी इसको लेकर आज खूब हंगामा देखने को मिला। इस बीच बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई आरोप लगा दिए। अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक के जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन। बता दें, ये पूरा विवाद सपा सांसद रामजी लाल के उस बयान से शुरू हुआ जब उन्होंने राणा सांगा पर विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा और उन्हें गद्दार बता दिया। सपा सांसद के इस बयान पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास ने कहा कि रामजी लाल सुमन ने जो उस दिन कहा था, अगर उन्हें महसूस कर लिया होता कि गलती से कह दिया तो ये मामला खत्म हो जाता। वहीं राज्यसभा में खड़गे के बयान पर किरण रिजिजू ने कहा कि हम हिंसा का कभी समर्थन नहीं करते। विपक्ष ने राणा सांगा विवाद को जाति से जोड़ा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद की सुरक्षा का ख्याल भी जरूरी है, इतिहास पर टिप्पणी करना गलत है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से कहा और उस तरह बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। खड़गे ने साफ कहा कि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, सांसद के घर हमला ठीक नहीं, घरों पर हमला और तोड़फोड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह मोदी सरकार को घेरते हुए खड़गे ने गंभीर आरोप लगा दिए। वहीं इस मुद्दे पर खूब हंगामा होने के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित भी कर दी गई। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 4 महीने 11 दिनों के बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। ये जानकारी पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी। डल्लेवाल पिछले साल नवंबर से एमएसपी समेत विभिन्न उपायों की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए थे। इस बीच किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए मोदी सरकार पर सीधे सवाल खड़े कर दिए। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। लंबी जद्दोजहद से थक हार कर किसान आंदोलन में चर्चा का केंद्र रहने वाले जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। डल्लेवाल पिछले 4 महीने 11 दिन से एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर थे। मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर डटे किसान नेता का आंदोलन ऐसे वक्त में टूटा है जब किसानों को धरने से हटा दिया गया है। किसान नवम्बर से पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर अपनी मांगों के साथ बैठे हुए थे। इस बीच किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। अदालत ने इस मुद्दे पर डल्लेवाल की सराहना करते हुए कहा कि डल्लेवाल एक सच्चे किसान हैं। डल्लेवाल का कोई भी राजनीतिक एजेंडा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम किसी वास्तविकता से अनजान नहीं। हम जानते हैं कि कुछ लोग किसानों की शिकायत का निपटारा नहीं करना चाहते। दरअसल किसानों को धरना स्थल से हटाए जाने के मामले पर आज यानी शुक्रवार 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अब हाईवे को खाली करा दिया गया है, किसान अब वहां नहीं। सुनवाई के दौरान ही पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि डल्लेवाल का अनशन टूट गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के साथ पंजाब और हरियाणा सरकार को भी निशाने पर लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा से आंदोलन की जमीनी हकीकत पर स्थिति रिपोर्ट देने को भी कहा है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने इस दौरान कहा कि हमने पहले ही कहा था कि हाईवे ब्लॉक नहीं किया जा सकता क्योंकि वो देश की जीवन रेखा है। हालांकि इस बीच किसान नेता सरवर सिंह पंधेर ने साफ कहा कि धरने से हटाते वक्त जो हमारे सामान का नुकसान किया गया उसकी भरपाई सरकार करेगी और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बताते चले, पंजाब पुलिस ने पिछले दिनों शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर डटे किसानों को हटा दिया था। इस दौरान पुलिस ने सड़क पर लगे टेंट और अन्य सामानों को हटाने के लिए जेसीबी का उपयोग किया था। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने बताया था कि इस कार्रवाई के दौरान करीब 1400 किसानों को हिरासत में भी लिया गया था। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग्स लगवाने में जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल किया है। केजरीवाल के अलावा इसमें और भी लोगों को शामिल किया गया जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की सत्ता से बेदखल होते ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। भाजपा की सत्ता संभालते ही दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल पर सख्त एक्शन लिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग मामले में सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगवाने में जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ये जानकारी राउज एवेन्यू कोर्ट को दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। बता दें केजरीवाल के साथ ही 2 अन्य नेताओं का नाम भी इसमें जोड़ा गया है, गुलाब सिंह और निकिता शर्मा। दरअसल ये मामला काफी पुराना है। 2019 में दिल्ली की अदालत में केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इसमें आरोप था कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका से पार्षद निकिता शर्मा ने पूरे इलाके में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। तब निचली अदालत ने याचिका खारिज कर एफआईआर की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जनवरी 2024 में डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने भी आप से राजनीतिक विज्ञापनों के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए ब्याज सहित 163.62 करोड़ रुपए वापस करने को कहा था। ऐसे में केजरीवाल पर यह एक्शन भाजपा के दिल्ली में सत्ता संभालने के बाद लिया गया है। दिल्ली पुलिस के इस एक्शन से पहले 11 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर सरकारी पैसों के दुरुपयोग मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने पुलिस से 18 मार्च तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी। बताते चले, बीजेपी की सरकार बनते ही कई मंत्रियों और नेताओं ने साफ कर दिया था कि केजरीवाल को किसी भी मामले में राहत नहीं दी जाएगी। इस तरह विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट में कई खुलासों के बाद अब केजरीवाल को निशाने पर लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिहार में चुनावी माहौल के बीच ईडी की एंट्री ने सियासी पारा हाई कर दिया है। कई अफसर और इंजीनियर ईडी के रडार पर हैं, लेकिन ईडी के एक्शन को नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी की बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि ईडी के जरिए बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। तो क्या है बिहार में ईडी के एक्शन की कहानी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार की सुबह टेंडर घोटाले से जुड़े एक मामले में एक मुख्य अभियंता, कई कार्यपालक अभियंता और बिहार प्रशासनिक सेवा से जुड़े 4 अधिकारियों समेत 8 अधिकारियों के यहाँ एक साथ छापा मारा है, जिसने बिहार की सियासत में चर्चाओं को तेज कर दिया है। बता दें, ये मामला सीएम नीतीश कुमार के करीबी आईएएस संजीव हंस से जुड़ा है और यही वजह है कि ईडी के इस एक्शन को बीजेपी की नीतीश के खिलाफ चली चाल के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बिहार में कार्यरत आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े कई ऐसे सरकारी अधिकारियों, इंजीनियर, कारोबारी के यहाँ 27 मार्च गुरुवार को सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ईडी के तफ्तीशकर्ताओं द्वारा करोड़ों रुपए की नकदी को भी जब्त किया गया और जब्त अन्य सबूतों और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को खंगालने का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अचानक ईडी के इस रुख ने बिहार की सियासत में कई तरह की चर्चाओं को गर्म कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में आगे और बड़े खुलासे होने की संभावना है। इस पूरी खबर को लेकर बिहार के राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस दांव से बीजेपी नीतीश कुमार पर चुनाव से पहले दबाव बनाने में जुट गई है। एक तरफ कहा तो ये भी जा रहा है कि जब से नीतीश कुमार का मुस्लिम संगठनों ने इफ्तार पार्टी से बॉयकॉट किया है, तभी से नीतीश महागठबंधन से नजदीकियां बढ़ाने में लग गए। बता दें, इस इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार की तरफ से तेजस्वी यादव को भी न्योता दिया गया था, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई थी कि नीतीश कुछ बड़ा करने वाले हैं। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार में होने वाले चुनाव से पहले चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी नीतीश को बाइकआउट पे लगी हुई है, तो दूसरी तरफ नीतीश से बिहार की सत्ता की चाबी छिनती दिखाई दे रही है और इसकी वजह है वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों की नाराजगी का बढ़ना। ऐसे में ईडी के एक्शन से राज्य में सियासी पारा और बढ़ गया है। देखना होगा नीतीश आगे क्या कदम उठाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैलोग कॉलेज में उस वक्त विरोध का सामना करना पड़ा जब वहां मौजूद छात्रों ने कोलकाता रेप मर्डर केस पर ममता सरकार से सवाल कर लिए। इस बीच छात्रों के गुस्से के बीच ममता बनर्जी ने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया, जिसकी चर्चाएं जोरों पर है। साथ ही चर्चा इस बात की भी की जा रही कि इस विरोध के पीछे किसके हाथ है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैलोग कॉलेज में भाषण के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा।
हंगामा तब शुरू हुआ जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की औद्योगिकरण के बारे में दावे कर रही थी। उसी वक्त स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्र नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए और आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़े मुद्दे पर सवाल पूछने लगे। छात्रों का आरोप था कि बंगाल सरकार ने मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला और छात्रों की मांगों की अनदेखी की। हालांकि छात्रों के हंगामे के बीच ममता बनर्जी ने संयम बनाए रखा और उनके जवाब भी दिए। उन्होंने साफ किया कि आरजीकर का मामला कोर्ट में अधीन है और ये केस केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इतना ही नहीं, पूरी बेबाकी के साथ ममता बनर्जी ने गुस्साए छात्रों के हर सवालों के जवाब भी दिए, जिसकी चर्चाएं इस वक्त जोरों से है। हालांकि इस विरोध को लेकर जहां एक तरफ वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे बंगाली हिंदुओं के विरोध से जोड़ा है। इस दौरान ममता बनर्जी ने विरोध के लिए वामपंथी छात्र संगठन पर राजनीति करने का आरोप लगाया और भविष्य में उनके नेताओं के साथ भी ऐसा होने की चेतावनी दी। उन्होंने विरोध के लिए अल्ट्रा लेफ्ट और उनके सांप्रदायिक मित्रों को जिम्मेदार ठहराया। बता दें, टीएमसी लगातार आरोप लगाती रही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और सीपीएम मिलकर उसे हराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस विरोध प्रदर्शन को भी ममता के खिलाफ बीजेपी की मंशा से जोड़ा जा रहा है। साथ ही विरोध को लेकर कई अलग थलग दावे भी किए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।